नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतने का एक खाका खींच दिया है और उस खाके के इर्द गिर्द ही तमाम घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि जब 25 मार्च को शपथ लेता है योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल और खुद योगी आदित्यनाथ, तो उस 25 मार्च से पहले ये चर्चा बड़ी आम थी कि साहब बताइए, 10 मार्च को इनको जो है मैंडेट आ गया और 15 दिन लग गया इनको मंत्रिमंडल बनाने में। क्या अंदर खाने कुछ चल रहा था? क्या अंदर खाने ये तय नहीं हो पा रहा था कि किसे मंत्री बनाना है और किसे ड्रॉप करना है? क्या पार्टी के भीतर ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा था कि किसको आना है और किसको जाना है? ये तमाम तरह की चर्चाएं 25 मार्च से पहले तक चल रही थी। 25 मार्च के बाद अब एक नए तेरा की चर्चा शुरू हो गई कि साहब किसको कौन विभाग दिया जाएगा ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं, यहां किसकी चल रही है। इस तरह की तमाम बातें हुई, लेकिन अपना सरोकार उन बातों से इतर इस पर है कि ये जो 2024 का मिशन है भाजपा का, उस मिशन के जो रोड़े हैं उसे कैसे दूर किया जाए। और जो 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 ये मैं ये कहूं कि जो ये देरी चल रही या जिनका नाम कटा, जिनका नाम आया, उन उन तमाम लोगों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो 10 से 25 का समय लगा, पहले हम उस पर आते हैं, फिर इस पर आएंगे कि असल में जो नाम कटे, नाम कटने के पीछे की क्या वजह रही, और फिर अंतिम में उस पर आएंगे कि असल में वो 75 का खाका क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा ये अभियान लेकर चल रही थी कि 300 प्लस सीटें उसे आएंगी। आई कितनी? 255। मैं सिर्फ भाजपा की बात कर रहा हूं। भाजपा को आई 255। अब अगर आप ये देखिए कि 255 आई, और इसको अगर हम एक लिहाज से देखें कि लोकसभा के लिहाज से अगर इन 255 सीटों को देखें तो ये तकरीबन 50 लोकसभा सीटों के आसपास बैठती हैं और भाजपा का टारगेट 75 है। अब 25 सीटें कम है भाजपा। यह भाजपा के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि इन 25 सीटों को भरा कैसे जाए। एक बात। दूसरी बात, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसको 111 सीटें आई हैं, और जब हम इन 111 सीटों को इस लिहाज से देखें कि ये लोकसभा में कितनी बन पाएंगी, तब आप उधर आप देख रहे हैं कि 50 बनती हैं, और जब आप इधर बात करेंगे तो ये तकरीबन ये 20 सीटों के आसपास बनती हैं। 20 से 22 सीटें, 20 से 22 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ये कैसे हुआ? असल में इससे जो ये जब हम 10 से 25 के बीच की बात करते हैं ना, तो ये मंथन का विषय रहा भाजपा के लिए। और अभी भी आप देखिए कि भाजपा किस तरीके से एक एक चीजों पर गौर कर रही है कि साहब अब जो भी अध्यक्ष बनेगा, उस अध्यक्ष को जहां जहां भाजपा का खराब प्रदर्शन रहा वहां से रिपोर्ट बूथ वाइज मंगानी है। तमाम जगह के जिला अध्यक्ष बदलने की चर्चा चल रही है कि पूरा जो संगठन होगा वो एक नया प्रारूप लेगा। और जो जहां जहां लूप होल्स रहे हैं, लूप होल्स जैसे आप देखिए कि 255 सीटें भाजपा पाती है, और खास तौर से अगर आप 5वें, 6वें और 7वें चरण में देखिए तो भाजपा का प्रदर्शन बड़ा लचर हो जाता है। यहां जो तमाम आप ये कहिए कि जो जातिगत अम्ब्रेला बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो अम्ब्रेला भाजपा पर भारी पड़ गया। आप कुर्मियों को देखिए, ये मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो और लोगों से बातचीत की उसमें एक चीज समझ में आया कि नहीं साहब, ये तो ठीक ठाक टूटे, और ऐसा टूटे कि कई इलाकों में तो इन्होंने भाजपा को औंधे मुंह गिरा दिया। आप इनके दिग्गज देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज अपनी सीट हार जाते हैं सिर्फ पटेल वोट की वजह से। चंद्रिका उपाध्याय जैसे दिग्गज हार जाते हैं कुर्मी वोट की वजह से। आप पूरब में आइए तो पूरब में कई सीटें और इनके कई नेता आप देखिए, मोती सिंह हार गए। तो ये जो टूटन हुई, इसको कैसे जोड़ा जाए, और वो जोड़ने के लिए देखिए आप स्वतंत्र देव सिंह को किस तरह से बड़ा एक जो है पोर्टफोलियो
अब कैबिनेट मंत्री हैं, क्या विभाग मिलता है देखने वाली बात होगी, लेकिन उनको रखा गया है। फिर आप देखिए इधर जो कुर्मी उठरों को साधने के लिए अपना दल के जो आप ये कहिए कि कर्ता धर्ता आशीष पटेल, उनको भी जो है कैबिनेट में बर्थ दिया गया है। तो ये जो जातिगत टूटन था, और फिर जो एक बात चल रही थी कि नहीं ब्राह्मणों ने भरोसा जताया तो उनको जोड़ने के लिए ब्रजेश पाठक, हालांकि ब्रजेश पाठक कैसे आए इसकी कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब ये आप कहिए कि राजनाथ सिंह इनको लेकर आए, और जो ये मध्य से लड़ रहे थे, मध्य से इनका जीतना मुश्किल था तो इनको कैंट सीट दी गई, इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन फिर भी, और फिर सवाल ये भी उठता है कि दिनेश शर्मा को इसलिए इधर उधर किया गया क्योंकि दिनेश शर्मा उस तरीके से आप ये कहिए कि जो जब हमला हो रहा था ब्राह्मणों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। एक ये है। दूसरे लोगों का ये कहना है कि नहीं इनको इसलिए लाके रख दिया गया है, बना दिया गया है क्योंकि दिनेश शर्मा उस तरह से कन्फ्रंट नहीं करते थे योगी आदित्यनाथ से, तो ये एक चेक एंड बैलेंस है। देखिए इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन हम उस चर्चा से अलग इतर अगर देखें तो ये मालूम पड़ता है कि जो वहां पर 10 दिन 12 दिन की रसाकसी चली, वो असल में रसाकसी उस समीकरण को बैठाने की थी जिस समीकरण के जरिए 2024 में एक अलग तरीके से भाजपा जो सोच रही है कि 75 सीटें पाए, उसको वो वहां तक उस गोल पर पहुंचा जाए। और उस गोल पर पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मसला नहीं था कि जातियों के आधार पर उसे देखा जाए, उसमें मसला एक ये भी था कि जो वेलफेयर स्कीम के जरिए एक वर्ग भाजपा ने तैयार किया है, उस वर्ग तक डिलीवरी और दुरुस्त हो, एक इस पर भी गौर करना था। और गौर इस बात पर भी करना था कि जो लोग इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने वो जाहिर तौर पर वो जो सोशल इंजीनियरिंग वाला मसला है उस पर भी सटीक बैठे, और वो मतदाता जो जुड़ा है भाजपा से, वो भाजपा से जुड़ा रहे और उसको लगे कि नहीं अगर हम भाजपा के साथ गए हैं तो उसने हमको रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे वहां लाकर खड़ा किया है। तो आप जैसे देखिए कि बसपा से जो उनका कोर है जाटो टूटा, तो किस तरह से असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य को जो है कैबिनेट बर्थ दी गई, जगह दी गई इस मंत्रिमंडल में। तो वो एक संदेश रहा उस आबादी के लिए जो आबादी अभी अभी नया ठिकाना ढूंढ रही है, एक आप कहिए कि एक नई राजनीतिक पार्टी के भीतर अपना स्थान बना रही है, तो उसे वो पूरा ये कहिए कि सम्मान दिया गया। ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग हुई। फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर ये एक जबरदस्त जो है एक इस बात का भी संदेश दिया गया कि देखिए संगठन इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ज्यादा गौर नहीं करता है कि आप चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। संगठन इस चीज को देखता है कि आप संगठन के लिए कितना दे रहे हैं, आप जो है संगठन के साथ कितने लॉयल हैं। ये चीज भी दिखाती है कि जो केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाएगा, ठीक बात है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, लेकिन आपने संगठन के लिए, सरकार के लिए बड़ी कोशिश की ताकि एक अच्छा मैंडेट मिल सके। तो एक इसके जरिए एक ये भी संदेश देने की कवायद हुई है, और जो तमाम जातिगत मिश्रण है उसको बनाया गया है। रही बात जिनका टिकट कटा है, माफ करिए, जिनको जगह नहीं मिली है, जिनको ड्रॉप किया गया है, उसके बारे में कई तरह की बातें हैं। कहा जा रहा है कि नहीं साहब वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेकर कई कंप्लेन गई थी दिल्ली तक, तो उस वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया और उनको नहीं रखा गया। कुछ लोगों को इसलिए ड्रॉप किया गया चूंकि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और कुछ लोगों को इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कंप्लेन तो थी ही, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर नहीं था। पंकज सिंह को लेकर देखिए एक बात ये हो रही है कि उनका नाम खुद राजनाथ सिंह ने काटा, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी है कि साहब जब प्रधानमंत्री ने पहले ही कह रखा है कि हम परिवारवाद के साथ नहीं चलेंगे, खासकर अगर भाजपा की बात करें हम जो सहयोगी हैं उनकी बात नहीं करेंगे, तो उस परिवारवाद का जो उन्होंने कहा उसका बड़ा बेहतरीन नमूना राजनाथ सिंह ने दिया कि ठीक बात है, जब हमारा संगठन इस परिवारवाद पर हमला करता है तो जाहिर तौर पर जब हम मंत्री हैं तो हमारा बेटा मंत्री क्यों रहे, इस लिहाज से जो है उन्होंने नाम काटा। ये चर्चा है।
तो ये पंकज सिंह को लेकर श्रीकांत शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको संभवतः अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो भी हो संभवतः, ऐसा नहीं है कि कुछ कंफर्मेशन है, लेकिन संभवतः इस तरह की चर्चा, इसलिए वो नहीं आ पाए। ऐसे ही तमाम नाम जिनके कटने की वजह कई ढेर सारी चर्चा में रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंत्रिमंडल है ये असल में योगी कैबिनेट 2.0 नॉट है, लेकिन ये मंत्रिमंडल उन 75 सीटें भाजपा कैसे पाए उसको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसमें हर उस समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है जो 2017 से 22 के बीच जो एक आप ये कहिए कि जिस तरह की खबरें हो रही थी और जिस तरह की बातें निकल कर आ रही थी, और उनसे जो एक अगड़ा पिछड़ा वाला नैरेटिव बन रहा था, ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाला नैरेटिव बन रहा था, वो उस तमाम नैरेटिव को एक तरह से कहिए जनादेश ने तो ध्वस्त किया ही, साथ ही साथ ये संगठन ने भी कोशिश की कि इस तरह के नैरेटिव को पनपने ना दिया जाए। और देखिए ये बहुत जरूरी भी था और है, क्योंकि अब जो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं वो खुद अखिलेश यादव रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का कोई भी नैरेटिव अगर बनता है तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए 2024 के लिहाज से बड़ी मुश्किल का सबब बन जाएगा। इस कारण भी एक बहुत सोच समझकर एक कैबिनेट बनाई गई जिसमें ऐसा कोई भी नैरेटिव डेवलप ना हो जिसका लाभ सियासी दल उठा सकें, और जो भाजपा का 75 सीटों का जो अपना एजेंडा है वो किसी भी तरीके से इधर उधर हो जाए या गड्ढमड्ढ हो जाए। वो जो 75 सीटों का जो उनका लक्ष्य है वो किसी भी तरह से विचलित ना हो, और किसी भी तरह के नैरेटिव में वो 75 सीटें का लेकर जो लक्ष्य भाजपा चल रही है वो लक्ष्य कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो उन तमाम तरह की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए ये कैबिनेट बना है, जो साफ तौर पर दिखाई देता है कि असल में वो 75+ वाला ही गोल है, जिसमें डिलीवरी भी, सोशल इंजीनियरिंग भी और तमाम तरह के समीकरण भी, जिसे लेकर विपक्ष घेर ना पाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं वो जरूर साझा कीजिए।